गुड मॉर्निंग। एक बार मैं अभिषेक कुमार पांडे फिर से आप लोगों के सामने अपना वीडियो लेकर के आया हुआ हूं। और इस वीडियो में मैंने नेशनल इनकम अकाउंटिंग सीखने और सिखाने का प्रयास किया हुआ है कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग को लर्न करें कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तो अगर देखा जाए नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बेसिकली तीन मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक तो वैल्यू एडेड मेथड, इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करके हाईलाइट करने का प्रयास करूँगा यहाँ पर समझाने के लिए, तो क्या पहला मैंने बताया आप लोगों को कि प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तीन फेजेज होते हैं अगर देखा जाए प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के। अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन, और दूसरा अगर देखा जाए तो उससे इनकम जनरेट होगा, और फिर लास्ट में एक्सपेंडिचर। तो तीन अगर देखा जाए इसको तीन पोर्शन में इसको हम लोग रख देंगे, इनकम और लास्ट में एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्शन से इनकम बनता है और इनकम से एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर किन चीज़ों पर किया जाएगा? एक्सपेंडिचर हमेशा प्रोडक्शन पर किया जाएगा। तो ये पूरे तीन फेजेज होते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। और तीनों फेज का मतलब कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद उससे इनकम जनरेट हुआ और इनकम को खर्च किया गया, एक्सपेंडिचर किया गया। खर्च किन चीज़ों पर किया गया? प्रोडक्शन पर किया गया। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और चलने की वजह से ही इसको जो है एक सर्कल में दे दिया जाता है, और करीब एग्जैक्टली ये बराबर होते हैं। और इन तीनों के द्वारा एक तीन मेथड डेवलप किया गया, और तीनों मेथड कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन से प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड, इनकम से इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। अब अगले स्लाइड पर मैं आप लोगों को ले आना चाहूँगा। अगले स्लाइड पर हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। तो इसको हम लोग एक बार अगर पढ़ें और पढ़ करके देखें कि प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। ठीक है, दो नाम इसमें और एक नाम और ऐड किया गया है, जिसको कि इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। तो क्लियर यहाँ पर दिया गया है कि जितनी भी पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, याद रखिएगा किसके यूनिट? प्रोडक्शन में के यूनिट, जितने भी प्रोडक्शन के यूनिट हैं उनके द्वारा एक साल के अंदर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर अंदर जितने भी प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस हैं उनके द्वारा तैयार किया गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैं एक चीज़ और ऐड यहाँ पर करना चाहूँगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक साल के अंदर अंदर अगर डोमेस्टिक टेरिटरी या नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जनरेट की जा रही हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम अकाउंटिंग करना। तो हमेशा याद रखिएगा जितने भी प्रोडक्शन के एंटरप्राइजेस हैं इकोनॉमी में, उनसे प्रोड्यूस हुआ फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर प्रोड्यूस किया गया हो, जब हम उनको ऐड करते हैं तो उसी को बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। अब अगला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऐड किया जाए, वैल्यू ऐड किया जाए, और किस चीज़ का वैल्यू ऐड किया जाए? फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। वैल्यू किस चीज़ का? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और आउटपुट किस चीज़ में होता है? या तो फाइनल गुड्स का होगा और सर्विसेज का होगा। याद रखिएगा हमेशा इसमें से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को छोड़ दिया जाता है,
या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटा दिया जाता है अगर हम लोगों को वैल्यू एडिशन पता करना होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमेशा हम लोग किस चीज़ को घटा देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जब घटाएंगे तो उससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, वैल्यू एडिशन। ठीक है ना, क्या पता चल जाएगा हम लोगों को, वैल्यू एडिशन, कि कितना वैल्यू ऐड हुआ है। तो याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू एडिशन के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देना होता है, जो कि आगे दिया गया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का सीधा सा मतलब होता है कि इफ इट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। तो हमेशा मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा फिर से, और वो चीज क्या होगा, फाइनल, जो भी होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Final goods or services produced by a firm during an accounting year. If the entire output of the year is sold during the year, value of output is equal to sales. Value of output is equal to sales. कब sales होगा वो, जबकि टोटल उसको सेल कर दिया जाए। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर पूरा जितना भी प्रोडक्शन हुआ अगर उसको सेल कर दिया गया, बेच दिया गया, तो सेल जो होता है वही वैल्यू ऑफ आउटपुट के बराबर हो जाता है। और अगर कुछ चीज़ें अनसोल्ड बची रहती हैं, तो अगर अनसोल्ड बची रहेंगी तो आप लोग देखेंगे कि अनसोल्ड जो चीज़ें बची रहती हैं उनको हम लोग स्टॉक का नाम देते हैं, कि उस साल के लिए वो स्टॉक क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, स्टॉक क्रिएट हो गया। और उस स्टॉक को क्या बोला जाता है, चेंज इन स्टॉक। याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है, चेंज इन स्टॉक, जिसको कि डेल्टा स्टॉक के नाम से या ट्रायंगल स्टॉक के नाम से जाना जाता है। एक तो सेल्स हो जाएगा और उसमें क्या जोड़ देंगे, उस स्टॉक को, जो कि किस फॉर्म में होता है, अनसोल्ड फॉर्म में रहता है, कि जितना भी सामान बना वो सामान बिक नहीं पाया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है आगे बताया गया है। चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो उस साल का रहता है उसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए साल का शुरुआत हुआ और स्टॉक 10 था, साल के अंत में स्टॉक 20 था, तो चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू, ये ओपनिंग स्टॉक रहा साल के शुरुआत में और ये क्लोजिंग स्टॉक रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या आएगा यहाँ पर, 10। तो याद रखिएगा चेंज इन स्टॉक को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है। मैंने हमेशा वहाँ पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात करी है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को लिया जाएगा और इंटरमीडिएट को उसमें से हटा दिया जाएगा। इट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, ऑल इनपुट अदर देन फैक्टर इनपुट ऑफ लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये नॉन फैक्टर इनपुट होता है जो कि उसी साल, जिस साल में प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, एक बार में यूज आ जाता है और उसके बाद वो प्रोडक्शन प्रोसेस में ख़त्म हो जाता है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू एडिशन मेथड से जो फार्मूला यूज किया जाता है उस फार्मूला को दिया गया है कि वैल्यू एडेड मेथड इक्वल टू होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या कहेंगे, अगर वैल्यू एडिशन की बात करी जा रही होगी तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या इसी को अगर हम वो जो ऑटो एग्रीगेट्स अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो अगर उसके फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता है GDP एट मार्केट प्राइस। हमेशा याद रखिएगा GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है GDP एट मार्केट प्राइस, जिसको कि यहाँ पर देखिए दिया गया है।
GDP at market price is equal to value of output by primary sector, secondary sector, tertiary sector माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है उसमें से केवल, मैंने पहले भी बताया था अभी, कि केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को हम लोग इंक्लूड करते हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर से हो, चाहे वो टर्सरी सेक्टर से हो, उसमें से हम लोग केवल और केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को आगे लेकर के जाएंगे और जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में जो भी यूज हुआ होगा उसको हम लोग माइनस कर देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का जो वैल्यू ऐड होता है या वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है उसमें से। तो याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड बाय टर्सरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तीनों सेक्टर का मतलब अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर का जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा उसमें से किसको माइनस किया जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है वो जो भी चीज होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा होगा, अगर वो नॉन फैक्टर होगा और प्रोडक्शन प्रोसेस में एक बार में ही कंज्यूम कर लिया जाता होगा तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या कहेंगे उसको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन या नॉन फैक्टर इनपुट्स जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जा रहे हो ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर और प्रोडक्शन प्रोसेस में उसी समय वो कंज्यूम कर लिए जा रहे हो तो उनको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को किसमें माइनस किया जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वो कौन सा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो प्राइमरी सेक्टर के द्वारा, सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा और टर्सरी सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा हो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो आगे हम लोग अब बढ़ेंगे और इसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सो नेशनल इनकम NNPFC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NNPFC के लिए अब देखिए जो मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था कि NNPFC किससे फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पर GDP-MP से। तो इसको भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम तो होता है NNPFC, एक एग्रीगेट हो गया जिसको कि 8 एग्रीगेट में से मैंने वहां पर जब पिछले स्लाइड में पिछले अपने वीडियो में बताया था तो बताया था कि NNPFC जो 8 एग्रीगेट्स होते हैं उसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। और नेशनल इनकम को किससे फाइंड आउट करना है हम लोगों को, GDP-MP से। तो देखिएगा इसको फाइंड आउट करने के लिए एक मैं होमवर्क कर रहा हूँ यहाँ पर, GDP-MP। अब आप लोगों को चेंज देखना है कि चेंज क्या है, यहाँ पर G है या यहाँ पर क्या है, G है। तो G मतलब ग्रॉस से हमको क्या लाना है, नेट पर आना है। तो ग्रॉस से नेट पर आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, डेप को माइनस कर देंगे। अब डेप माइनस हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, अगला क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल के लिए हम लोग क्या करते हैं, NFIA को प्लस कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस NIBT। अब इसी को यहाँ पर दिया गया है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। क्या किया गया, GDP-MP में से डेप्रिसिएशन, देखिए डेप को माइनस कर दिया गया। क्या किया गया, डेप को माइनस कर दिया गया और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस कर दिया गया और किसको प्लस किया गया, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। जो मैंने होमवर्क किया था एग्जैक्टली वही आप लोगों को यहाँ पर फार्मूले में दिया गया है, जो कि ये फार्मूला है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, नेशनल इनकम इक्वल टू या नेशनल इनकम NNPFC इक्वल टू GDP-MP माइनस डेप प्लस NFIA माइनस NIBT। ठीक, तो आगे बढ़े हम लोगों को। इसी को एक और स्लाइड से मैंने समझाने का प्रयास किया है जिसको आप लोग देखिएगा। अब वहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को जो दिया गया था, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।
समझने के क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि पूरे स्लाइड को अगर मैं ले आऊं, पूरे स्लाइड को फिट टू पेज कर देता हूं, तो फिट टू पेज करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होगा ये। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम मेजर करने के लिए देखिए ध्यान से क्या क्या दिया गया है इसमें, स्लाइड में। इसमें दिया गया है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं उनके ग्रॉस वैल्यू ऐड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं हम लोग? जो भी फाइनल प्रोडक्शन होता है। और वो फाइनल प्रोडक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? जब हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू एडेड निकालने के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से किसको माइनस करेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट को जैसे ही माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी बात मैंने अभी पीछे कही थी कि हम लोग किसको लेंगे और किसको छोड़ेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ले लेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को उसमें से माइनस कर देंगे। और जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे हम लोगों को क्या फाइंड आउट हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। अब ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए एरो बना करके इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से कैटेगरीज में? पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। और टर्सरी सेक्टर मतलब होता है सर्विसेज। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर होता है, इंडस्ट्री एंड रिलेटेड एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विसेज। तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और इन तीनों को ऐड करने के बाद हम लोगों को ग्रॉस वैल्यू एडेड उस साल का पता चल जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं? जीडीपी एट एमपी। यहाँ पर देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 तीनों को जोड़ लिया और हमको क्या मिल गया? जीडीपी एट एमपी। और उस जीडीपी एमपी से हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है एनएनपीएफसी। क्या फाइंड आउट करना है? एनएनपीएफसी। अब ग्रॉस से नेट फाइंड आउट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस से नेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? चौथे पॉइंट पर आते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। और जैसे ही डेप्रिसिएशन को मतलब 1 + 2 + 3 - 4 और जैसे ही -4 किया तो हम लोगों को अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा? जी से गायब हो जाएगा और जी गायब होकर के क्या हो जाएगा? नेट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बचा हमारे पास क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कब? जबकि हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जैसे ही हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा। अब देखिए मार्केट प्राइस से हम लोगों को कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। देखिए ना यहाँ फैक्टर कॉस्ट मैंने बनाया ना, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम में फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए आप लोगों को अगर सर्कल याद होगा वो उसमें क्या करते हैं हम लोग? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। तो 5वां पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जैसे ही हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो अब एनडीपी एमपी से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? एनडीपीएफसी। क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी। अभी भी हम लोग देखें तो एन से एन और
FC से FC और P से P हो गया, लेकिन अब क्या है, D से N जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल। और डोमेस्टिक से नेशनल के लिए आप लोगों को सर्कल बताया गया था कि डोमेस्टिक से अगर नेशनल हम लोगों को ले आना होगा या वहां तक के कॉन्सेप्ट पर पहुंचना होगा, उस चीज को फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग एक नए चीज को ऐड करते हैं और उसको क्या नाम दिया गया था, NFIA, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि NFIA का मतलब क्या होता है। तो NFIA को अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 -4 -5 + 6, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम के। तो जो फॉर्मूला वहां पर दिया गया था, उस फॉर्मूले को एज इट इज यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि डिफरेंट इंटरप्राइजेस से, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो हम लोगों को फाइनल गुड्स एंड सर्विस मिलेगा। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को जोड़ करके मिलता है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेकेंडरी इंडस्ट्री से और टर्सरी सर्विसेज से। अब इससे जो मिलेगा उसको हम लोग GDP एट MP बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन मेथड में या आउटपुट मेथड में हम लोगों को जब तीनों फैक्टर को जोड़ लेंगे, तीनों सेक्टर को जोड़ लेंगे, तो तीनों सेक्टर को जोड़ने के बाद हम लोगों को GDP एट MP मिलता है। और GDP एट MP से हम लोग फिर डेप्रिसिएशन माइनस करें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करें और NFIA को प्लस कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फाइनली नेशनल इनकम। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पर चलेंगे और अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ सामने रखा गया है। इससे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को। अपने कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम लोगों को ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हम लोगों को समझना होगा कि जिससे पैसा मिलेगा, याद रखिएगा क्या समझना है, सीधी सीधी बात, कि जिससे हम लोगों को पैसा मिले, मतलब जिससे हम लोगों के पास मनी आए, मनी हम लोग रिसीव करें, उसको हम लोग प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। और जहां हम लोग मनी पे करें उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, मनी रिसीव करेंगे तो उसको हम लोग प्लस कर लेंगे, और अगर मनी पे कर रहे होंगे उस एक्टिविटीज में तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, इससे आप लोगों को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं फिर से अब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, हालांकि ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है। तो इसमें एक्सपोर्ट से आपने मनी रिसीव किया, क्या किया, मनी रिसीव किया। इंपोर्ट में क्या हुआ, आपने मनी पे किया। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाले को अगर हम लोग देखें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म, अब सेल्स है, इससे भी मनी रिसीव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेल्स टू फर्म बी बाई फर्म ए, ये भी फर्म ए का सेल्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फर्म ए के लिए प्लस हो जाएगा। सेल्स टू फर्म ए बाई फर्म बी, सेल्स टू फर्म बी बाई फर्म ए, एंड नेक्स्ट है सेल्स टू फर्म ए बाई फर्म बी। तो यहाँ पर ये सेल्स टू फर्म ए, इट मीन्स इट इज परचेज ऑफ फर्म ए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। और सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म बी, तो ये फर्म बी का हो जाएगा, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। अब ये देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, और जैसे ये ए का है, ये किसका है, ए का, प्लस ए का माइनस, फिर ये भी ए का प्लस है, ये भी ए का प्लस है और ये ए का माइनस है, ठीक। और ये बी का प्लस है और ये वाला जो ए का प्लस बी को जा रहा है वो बी के लिए
माइनस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आगे इसको लेकर के चलूँगा। इसमें वैल्यू एडेड फर्म में और फर्म बी का निकालना है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब जीडीपी एट एमपी निकालना है हम लोगों को। ठीक, तो आगे बढ़ूँ। आगे हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। पहले तो वैल्यू एडेड बाई फर्म में, फर्म ए के वैल्यू एडेड के लिए क्या किया गया, सेल्स टू हाउस होल्ड। अब देखें सेल्स टू हाउस होल्ड को मैंने क्या किया था, सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए प्लस किया गया है, प्लस कर दिया। सेल्स टू फर्म बी को प्लस किया गया है, एक्सपोर्ट को प्लस किया गया है, माइनस इम्पोर्ट और माइनस परचेज, और वो सब करके हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा अगर वैल्यू एडेड फर्म ए का। तो यहाँ पर देखिए और सारे उन चीज़ों को, तो पहले एक्सपोर्ट को, इसको सेल्स को इन्होंने फार्मूले में रखा है, तो ये देखिए कितना है 90, देखते हैं 90। फिर अगला क्या है, फार्मूले में सेल्स टू फर्म भी वो कितने का रहा, सेल्स टू फर्म भी 40 प्लस हो गया। एक्सपोर्ट कितना रहा 20, वो भी प्लस हो गया। और उसमें से माइनस क्या किया गया है, माइनस किया गया है इम्पोर्ट 50 को, और जो 20 से परचेज किया गया 30 को। तो अब कितना हो जाएगा 90 प्लस 40 प्लस 20, ये मिला करके हो जाएगा आपका 150 माइनस 80 इज इक्वल टू 70। तो क्या हो जाएगा ये 70 जो होगा वो किसका वैल्यू एडिशन होगा, 70 इज द वैल्यू एडिशन ऑफ फर्म ए। किसका होगा ये 70 इज द वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए। अब आता है वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी। तो वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी, तो सेल्स टू फर्म ए का, सेल्स टू हाउस होल्ड और परचेज फ्रॉम फर्म ए। तो देख सकते हैं हम लोग, अगर आगे हम लोग ऊपर देखें तो ऊपर चलें देख लेंगे कि फर्म बी के लिए सेल्स टू फर्म ए, तो सेल्स टू हाउस होल्ड को हम लोग प्लस करेंगे, और सेल्स टू फर्म ए बाई फर्म बी, इसको हम लोग बी का सेल मानेंगे और ऊपर वाले को बी का परचेज मानेंगे। तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 माइनस 40। तो यहाँ पर दिया होगा देख लीजिएगा 60 प्लस 30 माइनस 40 इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाई फर्म बी। इट इज गिवन हियर, कितना दिया हुआ है 50। अब क्या करेंगे, जीडीपीएमपी के लिए दो प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर दो इंटरप्राइजेज है, पहला है ए और दूसरा है बी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जीडीपीएमपी के लिए हम दोनों को फर्म ए को और फर्म बी के वैल्यू एडेड को जोड़ देंगे। तो 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120। दिस 120 विल बी द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये आप लोगों का पहला, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से नेशनल इनकम अकाउंटिंग बाय वैल्यू एडेड मेथड में अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट के वैल्यू एडिशन को पहले जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद उन सबको जोड़ लिया तो हम लोगों को मिल गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। अब इसमें क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एक तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है और दूसरा नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। तो और उसके लिए हम लोगों को पार्टिकुलर्स नीचे दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है जीडीपी एट एमपी और दूसरा फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एफसी। तो दो चीज फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। उसके लिए पार्टिकुलर्स दिए गए हैं। अब इसमें ए और बी न दे करके तीनों सेक्टर दिए गए हैं। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर से जुड़ा है, सेकेंडरी जो इंडस्ट्री से, और टर्सरी जो सर्विसेज से जुड़ा है। तो क्या दिया गया है, इसके वैल्यू ऑफ आउटपुट को। अब इन सब के इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाई प्राइमरी सेक्टर का दिया है, सेकेंडरी का दिया है, टर्सरी का दिया है। तो वैल्यू एडेड के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहले प्राइमरी सेक्टर का देख लेंगे, तो 800 माइनस 400, सेकेंडरी का 200 माइनस 100 और टर्सरी का 300 माइनस 50। तो इक्वल टू प्राइमरी सेक्टर से 400, सेकेंडरी से 200 और टर्सरी सेक्टर से जो मिलेगा 250।
उन सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो 2 प्लस 100 300 प्लस 250 550, ये हो जाएगा जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी जो कि अगर हम लोग यहाँ देखें या तो आगे किया गया है, तो आगे चल करके ही देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कुछ और चीज इसमें से छूट रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल फैक्टर्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल of all factors income received by resident from rest of the world, factor income paid to non-residents, subsidy received by all sector, factor income paid to non-residents, factor income paid to non-residents, factor income paid to non-residents। दो बार इसको रिवाइज वो कर दिया गया है, खैर उसी को दो बार यहाँ पर लिखा गया है, तो इस चीज़ को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ से देखेंगे फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स एंड सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर्स। ठीक, तो अब इसको हम लोग लेकर के देखते हैं। तो 400 और सेकेंडरी सेक्टर का 500 और 500 और 250, तो 750 आ जाएगा। सॉरी, उस समय मैंने जो है 4 को 2 समझ करके बताया था, तो 200 से हमारा कम हुआ था, जो कि हम लोग देख सकते हैं 750। सिंपली क्या किया गया है, जितने भी वैल्यू एडेड है प्राइमरी सेक्टर का, तो हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, इसको आगे हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं मेरे साथ करने के लिए। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का है 800 और इनका माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया 400 इक्वल टू इनके द्वारा वैल्यू एड कितना किया गया 400 का। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है 200 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो गया 100। ये किसका हो गया, ये तो प्राइमरी सेक्टर का हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। अब ये टर्सरी सेक्टर का क्या हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर का हो जाएगा 300 माइनस 50 इज इक्वल टू 250। तो देखेंगे 400 प्लस 100 500 प्लस 250 इज इक्वल टू 750। तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 100 प्लस 250 इज इक्वल टू 750। ये 750 क्या हो जाएगा जीडीपी एट, क्या हो जाएगा ये जीडीपी एट एमपी। अब हम लोग देखें क्या जीडीपी एट एमपी इतना ही आ रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि जीडीपी एट एमपी कितना आ रहा है, इट इज गिवन हियर 750। ठीक, अब ये जीडीपी एट एमपी तो मिल गया। अब जीडीपी एट एमपी से हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपीएफसी। क्या फाइंड आउट करना है एनएनपीएफसी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, जीडीपी एमपी माइनस ग्रॉस से नेट आना है तो डेप्थ, एमपी से एफसीएल आना है तो माइनस एनआईटी, और डोमेस्टिक से नेशनल तो प्लस एनएफआई। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जीडीपी एट एमपी से माइनस डेप्थ। तो हम लोग फाइंड आउट करें कि जीडीपी एमपी यहाँ पर दिया गया है 750, हम लोग इसी में करते चल रहे हैं, जिसको कि बाद में हम लोग मैच कर लेंगे। जीडीपी एमपी 750 माइनस डेप कहीं दिया गया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मैंने बताया था ना कि डेप को ज़्यादातर किस नाम से जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो याद रखिएगा डेप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया गया है, इट इज 80। ठीक, अब एनआईटी दिया गया है, एनआईटी को तोड़ करके दिया गया है, किस फॉर्म में तोड़ करके दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स के और सब्सिडी के। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे तो एनआईटी मिल जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है यहाँ पर 50 और सब्सिडी कितना है 20। तो एनआईटी क्या हो जाएगा, एनआईटी इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। तो क्या हो जाएगा माइनस 30। ठीक, माइनस 30 कर दिया हम लोगों ने। अब माइनस 30 करने के बाद एनएफआईए दिया हुआ है, एनएफआईए को भी तोड़ करके दिया गया है। तो फ्रॉम में से हम लोग 2 को माइनस कर देंगे एनएफआईए के लिए। तो रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम वाले से मैंने कहा किसको माइनस करना है, 2 वाले को। तो फ्रॉम कितना है, फ्रॉम है 10
और 2 है 20, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 20 इक्वल टू -10, तो क्या होगा ये -10। अब ये क्या हो जाएगा 750 माइनस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा 630 इक्वल टू 630। तो इसको हम लोग देख सकते हैं क्या 630 आ रहा है, तो ये 630 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो भी प्रोसेस किया था उस प्रोसेस से हमने सही किया था। हमने जो भी फार्मूला लिखा डेप को माइनस किया, यहाँ डेप माइनस हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर दिया, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी तो 50 माइनस 20 30 हो जाएगा, 30 यहाँ माइनस हो जाएगा, और ऐसे ही 10 माइनस 20 तो प्लस, -10 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा वो भी, और लास्ट में कितना आ जाएगा 630। तो ये है हमारा दूसरा न्यूमेरिकल जो कि हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से यहाँ फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगले न्यूमेरिकल को भी आप लोग देख लीजिएगा, और इसी तरीके से मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी 1-2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो उसके लिए खाली जगह भी छोड़ा हुआ है। तो अगर इसको हम लोग देख लें एक बार, सेल्स मैंने बताया था जितने भी सेल्स होंगे, ये शायद ऊपर वाला ही क्वेश्चन के तरीके से है, और इसको जो है हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। सेल्स बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, तो फर्म ए के लिए जो है प्लस माइनस कर लेते हैं यहाँ पर और फाइंड आउट करते हैं। तो सेल्स जो है ये ए का प्लस होगा, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, तो ए का तो माइनस होगा लेकिन बी का क्या होगा ये प्लस होगा, ठीक। परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ए का ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बी का क्या होगा ये माइनस हो जाएगा। सेल्स बाय फर्म बी, किसका प्लस होगा ये बी का प्लस होगा। क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक फर्म बी, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, इधर से इधर वाला, तो ए और ए को और बी को, और इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म। तो हम लोगों को क्या निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पर इसको नोटेशन के फॉर्म में ही रख लेते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो हम लोग अब इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर देखा जाए तो फार्मूला एकदम क्लियर है। पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकाल लो, उसके बाद वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकाल लो, और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दो, जो कि यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकाल सकते हैं। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए के लिए वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, तो फर्म ए जो है वैल्यू ऐड करेगा, फर्म में वैल्यू ऐड के लिए ए वाले को प्लस करते जाइए, तो ए का प्लस क्या क्या हो जाएगा 100, फिर प्लस 60, फिर ए का माइनस क्या हो जाएगा, ए का माइनस हो जाएगा -40, और प्लस चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा 20, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 20 माइनस 25, तो सॉरी इसको जो है प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, तो प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे 20 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 160 और माइनस 45, 160 माइनस 45 इक्वल टू 115। ये किसका वैल्यू एडेड हो गया, ये हो गया फर्म ए का। किसका हो गया फर्म ए का। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे फर्म बी का फाइंड आउट करेंगे। तो फर्म बी के लिए क्या हो जाएगा, फर्म बी के लिए देख लेते हैं। फर्म बी का जो है, फर्म बी का सेल्स बाय फर्म बी 200 प्लस, बी का प्लस क्या है, बी का प्लस हो गया आपका 40 और बी का -60, तो +40 -60 और प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बी का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कितना रहा 35 और ओपनिंग 45, 35
माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 45। तो क्या हो जाएगा ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग रहा 35 और ओपनिंग रहा 45, तो क्या हो जाएगा -10। तो ये हो जाएगा 240 और -70, 240 माइनस 70 इज इक्वल टू 170। अब ये 170 और 115, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ करके इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जीडीपी एट एमपी, तो जीडीपी एट एमपी हो जाएगा जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 170 प्लस 115 इज इक्वल टू 285। और अब जीडीपी एट एमपी से जब हम लोग माइनस एनआईटी कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, और तब हम लोगों को मिल जाएगा जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू 285 माइनस जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी 30 इज इक्वल टू 255। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैंने और भी न्यूमेरिकल्स आप लोग बुक से देख लीजिएगा और बुक से देख करके उसको कर लीजिएगा। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बी का क्लोजिंग था 35 और ओपनिंग था 45, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख करके समझ लीजिए। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ पर दिया है, तो हम लोगों ने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके देख लिया, आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है प्रिकॉशन, जब भी हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस हम लोगों को देखने होते हैं। जैसे जो भी सेकेंड हैंड गुड्स होता है उसको हम लोग नहीं अकाउंटिंग में शामिल करेंगे। ठीक, वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट अकाउंटेड। ठीक, उसको हम लोग नहीं शामिल करेंगे, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है डबल काउंटिंग का। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग करते हैं। दूसरा, कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। जो भी कमीशन होगा, जैसे हम लोगों ने घर बेचा तो घर ये कोई शेयर मान लीजिए, घर को क्या शेयर को लिया जाए तो शेयर जो है ब्रोकर का कमीशन वो तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो ऐड नहीं होगा। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू, जो प्रोडक्शन का ओन अकाउंट होगा, जैसे किसान है अपने लिए गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है तो जो मार्केट में बेचेगा और जो अपने लिए रखेगा दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन सर्विसेज को हम लोग अकाउंटिंग में, जो ओन सर्विसेज होता है, जैसे एक टीचर के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाया जाना, कोई पे नहीं होता है, नॉन मोनेटरी एक्सचेंजेज है, इसलिए हम लोग इसको शामिल नहीं करते। तो गुड्स को तो शामिल कर लेंगे लेकिन सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन, तो प्रोडक्शन को शामिल करेंगे और सर्विसेज को शामिल नहीं करेंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स को हटा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा डबल काउंटिंग क्रिएट करेगा। इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर, इसको भी हम लोग अकाउंटिंग में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि रेंट जो होता है अगर आप नहीं होता तो फिर आपको कहीं और रहना पड़ता, रेंट पे करना पड़ता, या फिर आप ना रहे तो कोई और रेंट पे करेगा। तो इसलिए सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी सर्विसेज यूज करेंगे उसको हम लोग नहीं शामिल करते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली दिया गया, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। द वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ओनली। इट इज बिकॉज द डाटा रिगार्डिंग रेंट एंड इंटरेस्ट आर नॉट अवेलेबल। तो हम लोग अगर गवर्नमेंट को लेंगे तो केवल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को लेंगे, अगर गवर्नमेंट के द्वारा वैल्यू। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बारे में भी बताया गया है आप लोगों को। और डबल काउंटिंग को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड यूज़ करते हैं। एक तो फाइनल सेल्स को लिया जाए, जिसका कि मैं जिक्र आप लोगों को ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डबल काउंटिंग से बचना है हम लोगों को तो हम लोग क्या करेंगे, या तो
वैल्यू एडेड मेथड यूज करेंगे। वैल्यू एडेड, हर लेवल पर कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, या दूसरा होता है फाइनल गुड्स या फाइनल सर्विसेज के वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा दो मेथड होते हैं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। किस चीज से बचने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचने के लिए। ठीक, इसकी जिक्र मैं ऑलरेडी वीडियो में कर चुका हूँ। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और इसको आप लोग देख करके जो खाली जगह दिए हुए हैं उनमें आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोगों का दिन शुभ हो।